नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान पर लगातार हमले जोरदार अमेरिका और इजराइल दोनों कर रहे हैं और उससे जोरदार पलटवार ईरान कर रहा है। ताकत में दोनों के फर्क क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान में तबाही कितनी हुई है इसको ढकने छिपाने की बात हम क्यों करें, ये ईरान ही जब ढक छिपा नहीं रहा है। ईरान अपने नुकसान को खुद एक के बाद एक बताता है। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप साफ हो गई, 48 नेताओं की मौत हुई, मतलब वो आईआरजीसी से लेकर के, आर्मी से लेकर के और सुप्रीम लीडर खामेनेई तक। उसके बाद उसमें रक्षा मंत्री की भी मौत हुई थी। नए रक्षा मंत्री आए, नए रक्षा मंत्री को भी अमेरिका और इजराइल ने मार दिया। लेकिन इससे आगे एक खबर यह है कि अब पूरी दुनिया में हलचल एकदम पीक पर है। चीन ने इजराइल को फोन मिलाया। कहीं से भी ये नेचुरल नहीं लगता है। चीन ने इजराइल को फोन मिलाया। पुतिन एक्टिव हो गए। पुतिन ने मिडिल ईस्ट में 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात की और खबर आ रही है कि अब पुतिन एक्टिव होंगे। एक्टिव होंगे मतलब ईरान में एक्टिव होंगे। वैसे तो एक्टिव हो चुके, ईरान में एक्टिव होंगे। अब बड़ा सवाल है कि सब जब एक्टिव हो गए, चीन भी एक्टिव, चीन के विदेश मंत्रालय से अभी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से, एमईए से, उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों की कठोर कड़ी निंदा की गई है। बिल्कुल साफ शब्दों में एमईए ने, चीन के एमईए ने निंदा की है। और दूसरी तरफ फोन की खबर, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या यही चीन और रूस दुनिया को सबसे बड़ी तबाही से बचाएंगे? और अगर ये बचाएंगे तो क्या खुद को बचाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू पुतिन और जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाएंगे? बहुत सारी कंट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन हेमंत जी को जोड़िए, तब मैं इन खबरों के भीतर चलूंगा और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हेमंत भाई। जरा भैया हेडलाइन लाइए। मिडिल ईस्ट में कयामत, इजराइल ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी मार गिराया, तेहरान में भारी तबाही। जरा भीतर चलिए खबर के। इजराइल के चैनल 12, ये चैनल 12 है इजराइल में, जैसे यहाँ बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, वहां चैनल 12 है। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के नए रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल रेजा को भी इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया है। सोमवार को ही उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था और आज तेहरान में हुए हवाई हमले में उन्हें मार दिए जाने का दावा इजराइल कर रहा है। ये इजराइल का दावा है। हालांकि अगर ये सच होगा तो ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि ईरान में जो कुछ भी हुआ है नुकसान, वो ईरान कंफर्मेशन करता रहा है। कहीं पर भी ईरान ने नहीं छिपाया, टोटल लिस्ट जारी कर दी है। तो अभी तो ये इजरायली दावा है, लेकिन इसके बाद का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा लाइए, चीन ने जो फोन मिलाया, हेडलाइन लाइए। ईरान वार लाइव न्यूज, ओमान पर कोई हमला नहीं। एक ये मसला था, ये मैं कई चर्चा में पिछले अपने कर भी चुका हूं कि ओमान मीडिएटर था। जब जिनेवा में मीटिंग हुई थी, जो दामाद ट्रंप का है वो और बिटकॉफ दोनों गए थे, तो ओमान मीडिएटर था और ओमान ने ही पोल भी खोली थी अमेरिका की कि ईरान तो तैयार था संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए, फिर हमले की कोई वजह नहीं बनती है। तो ओमान को लेकर के ईरान में सॉफ्ट कॉर्नर माना जा रहा था। और अब्बास अरागची, मैं यही भी बता दूं, अब्बास अरागची का कल बयान आया था। अब्बास अरागची ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि हम ओमान पर कोई हमला करें। अगर आईआरजीसी ने ऐसा कुछ किया है तो आईआरजीसी अब किसी से पूछ करके नहीं काम कर रहा है। आईआरजीसी अपने मन से अब काम कर रहा है, क्योंकि आईआरजीसी के पास, जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग करके पहले से कमांड दे दिया जाता है, तो आईआरजीसी के पास पहले से ही कमांड दिए हुए हैं। खामेनेई की शहादत से पहले खामेनेई ने
एक लंबा कमांड दे रखा है आईआरजीसी को। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए कि ऐसा नहीं कि आईआरजीसी को अभी हर दिन कमांड चाहिए। आईआरजीसी अब किसी अरागची से या पजेशियन से, जो राष्ट्रपति है, उनसे कमांड नहीं ले रहा। आईआरजीसी खुद कर रहा है, और ये बताया जाता है कि आईआरजीसी को पहले से ही खामेनेई ने कमांड दे रखा था कि अगर मेरी शहादत हो जाती है तो क्या-क्या किस-किस स्टेप पर चलना है। तो ये जब क्लियरिफिकेशन एक तरफ ये आता है, दूसरी तरफ चीन इजराइल को फोन मिलाता है। हालांकि उस फोन कॉल पे क्या बातचीत हुई सामने नहीं आया है, बाकी तो ये न्यूज चैनल वाले लिख देते हैं क्या हुई बात, जैसे अभी बता ही देंगे। कोई अभी ये क्लियर नहीं आया है। हाँ, इस बातचीत के साथ ये बिल्कुल क्लियर है, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास वो आ भी चुका है, जो स्टेटमेंट है एमईए स्पोक्स पर्सन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि जो सिविलियंस को मार रहा है अमेरिका और इजराइल, उसके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल कड़ी निंदा की और चेतावनी दी है। तो अभी मैं पहला सवाल इसी पर, इसके बाद हम पुतिन वाले पे चलेंगे, तो पुतिन वाले पे और महत्वपूर्ण हिस्सा है पुतिन वाला। लेकिन हेमंत भाई, ये 24 घंटे में जो दावा है, 24 घंटे पहले रक्षा मंत्री बने, 24 घंटे में मार गिराया उनको। आज मैं ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट पढ़ा। ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, महमूद पजेश्कियन जो हैं, उनका स्टेटमेंट है कि हम मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर होगा, मैंने इस्तेमाल किया था तो दिखा भी दीजिएगा कंट्रोल रूम, कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता, और हम अभी घुटने नहीं टेकने वाले हैं। जो बाकी जो भी खबरें ऐसी चल रही हैं, अफवाह हैं, घुटने नहीं टेकने जा रहे हैं। हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ईरान के सभी हर लेवल पर, चाहे आईआरजीसी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हर लेवल पर ये ईमानदारी है। वो ट्रंप टाइप का नहीं है कि 1 मिनट में कहने लगे कि हम अभी बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, फिर अगले पल कहे कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, फिर अगले पल कहे हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वैसा वो अस्थिर आदमी, उसको तो आप बड़ा अच्छा शब्द देते हो। तो एक तरफ ईरान में डैमेज हो रहा है बड़ा, लेकिन ईरान जो डैमेज कर रहा है वो उससे बड़ा कर रहा है। और इतने भी हमलों में भी वो अपने मित्रों को, ओमान को छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो अपने मित्रों का ध्यान अभी भी रख रहा है। उसी मिडिल ईस्ट में ओमान बैठा है, और ओमान को आईआरजीसी ने क्लियर किया ये, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस। आईआरजीसी ने क्लियर किया कि नहीं, हम ओमान पे नहीं किया कोई अटैक। तो ओमान पर अगर कोई अटैक हुआ हो तो ये भी हो सकता है कि ओमान को दुश्मन बनाने के लिए कुछ और भी प्लान हुआ हो। ये हालात और चीन का बीच में आना अब किस दिशा में जा रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो किसको क्या कहें आप, जो जो पहले नरसंहार चला था गजा के अंदर, लगभग वैसा ही नरसंहार ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। इजराइल का क्या नुकसान हुआ अभी तक आपने कोई खबर कहीं पे देखी है? सारे के सारे हजम करके बैठे हुए हैं, पूरे का पूरा वेस्टर्न मीडिया, और एक खास तरीके की मिलिट्री जो सेंसरशिप होती है वो पूरे इजराइल के ऊपर लागू है फ्रॉम डे वन। और अमेरिका, जैसा आपने बहुत सही बात कही कि ईरान जो है अपने नुकसान का हर पल अपडेट कर रहे हैं, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। अभी तक दर्शक जानना चाहेंगे, मैं बता दूं, 4 दिन में 787 लोगों की मौत हुई है ईरान के अंदर। 153 शहरों को निशाना बनाया गया है। 506 जगह पर 1039 हमले हुए ईरान के अंदर। और ये जानकारी ऑफिशियल है आशीष भाई। ये किसने दी है? ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, उसने ये दी है बिल्कुल खुल के पारदर्शी तरीके से। ठीक। और उसके बाद आईआरजीसी की जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आईआरजीसी ने बिल्कुल स्पष्ट 2 टूक कहा है कि हमने ओमान के ऊपर कोई हमला नहीं किया। इस तरह के जाहिल काम जो करते हैं उसका आप नाम याद रखिएगा, वो काम है ईरान और मोसाद, ताकि ईरान को बदनाम किया जा सके और आगे दरवाजे बंद किए जा सके। देखिए हकीकत क्या है आशीष भाई, आप कल की ट्रंप की 16 घंटे पुरानी बाइट देखिए, क्या कह रहा है वो, कि हम ईरान से बात करने को तैयार हैं। और अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो भाई क्या कह रहा है, मर्क्यूरियल करेक्टर है वो, मैं आपको पहले दिन से कहता हूं। मर्क्यूरियल करेक्टर मतलब अस्थिर चित्त जो होता है ना, इस पल ये उस पल वो, उसके तोते उड़े हुए हैं, उसके होश भागता है। अमेरिका के विदेश मंत्री के कुत्ते फेल हैं। अमेरिका का रक्षा मंत्री का दिमाग चल चुका है बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि वो यूएस कांग्रेस को जवाब क्या देंगे। हकीकत ये है, इजराइल का खेल क्या है कि वंस फॉर ऑल ईरान को डेसिमेट कर दो। उसको ये पता है कि वो अकेला नहीं कर सकता। पिछले 2 दिन का आप अगर घटनाक्रम देखेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये तो भाई तो पहुंच गए लेबनान वहां हमला करने के लिए हिजबुल्लाह के साथ।
और ट्रंप को छोड़ रखा है इजराइल के ईरान के पीछे। ये तो इनका खेल है पूरा। असलियत क्या है आशीष भाई, कि जो इजराइल की मंशा है फॉर ऑल टाइम्स ईरान को खत्म करने की, वो तो पूरी होनी नहीं किसी भी। ईरान, हम पहले दिन भी बात करें, जिस दिन झगड़ा हुआ ये, उस दिन भी हमने कहा था कि ईरान हमास नहीं है। अगर कोई गलतफहमी हो तो निकाल दो। आपने कहा उनका रक्षा मंत्री, नए रक्षा मंत्री की डेथ होगी, ये हो सकता है कोई बड़ी चीज, क्योंकि ये तो आपको पता है इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो परफेक्शन पे होती है। मोसाद के एजेंट जितने उनके सिस्टम में घुसे हुए हैं वो सारी दुनिया को पता है। हो सकता है ये कर दिया हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ईरान टॉप के 48 लोगों को समेत सुप्रीम कमांडर, उनकी मौत के बावजूद भी काबू नहीं आया हो, तो वो क्या एक रक्षा मंत्री की उससे काबू आ जाएगा? उनकी चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर है सारी की सारी। और जैसा आपने कहा वो बात 100% सही है कि आईआरजीसी को जो जो टारगेट करना है वो उनके पास पहले दिन से क्लियर है, बाकायदा फिक्स है कि कहां से क्या होगा। अब ट्रंप कह रहा है कि ईरान को हमने डेसिमेट कर दिया है और अब हम बातचीत नहीं करेंगे। बताइए आप, उसके विदेश मंत्री की हालत देखिए, आप उसके रक्षा मंत्री की हालत देखिए। कभी आपने अपने अमेरिका के विदेश मंत्री को कहते सुना है कि अपने हिसाब से निकल जाओ पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के हाँ। नागरिक, और हम कुछ नहीं कर सकते? लिखा है ये कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किस चीज के चौधरी हो भाई साहब आप? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो काहे कि क्या हुआ? तो असलियत क्या है आशीष भाई, आज की तारीख में अमेरिका गलत फंस गया, उससे गलत नंबर डायल हो गया, उनको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। उसका एक सूत्री एजेंडा है कि किसी तरीके से नेतन्याहू को खुश करके ट्रंप को एप्स्टीन के गैंग से बाहर निकाल लिया जाए किस तरीके से, कि भाई तू बख्श दे, जो तेरे पास है तू हमें दे दे यार, और छोड़ दे काम को। वो ये करने वाला नेतन्याहू है नहीं, उसको पता है कि यही बार्गेनिंग चिप है। अब आप देखिए खेल, यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, वहां पर कौन पकड़ा गया आपको पता है? मोसाद के एजेंट पकड़े गए। तमाम जो गड़बड़ियां कर रहे थे, बम लगाते हुए पकड़े गए बाकायदा कथित तौर पर। तो वो आप समझिए क्या थे, वो ईरान को बदनाम करने का खेल है कि ऐसी जगह पे जहां नागरिक हो वहां पर विस्फोट करा दो, ईरान की बदनामी होगी, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएगी। इजराइल जो है वो हर तरीके की डर्टी ट्रिक्स का माहिर है, हर तरीके की। ये 125 बच्चियों को मार दे, बेचारियों को जो स्कूल में पढ़ने गई थी, नाबालिग, जिनका कोई लेना देना नहीं, ये कुछ भी कर दे, इनके सब खून माफ है। ठीक। और बयान क्या दे रहे हैं कि ईरान जो है वो हम पे, नागरिकों पे हमले कर रहे हैं। अच्छा, तुम सैनिकों पे कर रहे हो? सोचिएगा, मतलब शर्म निरपेक्षता की, जाहिलता की। बेसिकली मैं इसको देखिए, आप बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग करते हैं आशीष भाई, लेकिन आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नेतन्याहू दुनिया का घोषित आतंकवादी है, घोषित। ही शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट। उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा उसके खिलाफ वारंट है, नरसंहार का वारंट है। हमास के अंदर 70,000 ऑफिशियल और 90,000 अनऑफिशियली लोगों को मार चुका है। ठीक। उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है कि वो हमारे नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में नेतन्याहू खून का पैसा है और वो किसी भी कीमत पर सदा के लिए नेस्तनाबूद कर देना चाहता है ईरान को। एक चीज तो ये। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है उसकी मैं आपको एक हालत बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि वहां का राष्ट्रपति क्या कह रहा है और रक्षा मंत्री क्या कह रहा है। समझिएगा इस खेल को, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूं। तेहरान में रिजीम चेंज को गति देने में असफल होने के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ अपने ही राष्ट्रपति का खंडन करते हुए दावा कर रहे हैं कि ईरान पर युद्ध शासन परिवर्तन के बारे में नहीं। ट्रंप का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है फ्रॉम डे वन कि रिजीम चेंज इज आवर ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। सोचिएगा आप, सरेंडर के बाद अमेरिकी इजरायली नरसंहार हमले में नए बदले की अनिवार्यता को प्रज्वलित कर दिया है। ईरान अब प्रतिशोध के लिए प्रतिबद्ध है, यहां तक कि इसका मतलब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत का सामना करना भी है। अमेरिका और इजराइल ईरान के आसमान पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ईरानी प्रतिशोध में इंक्रीज रेखांकित करती है, हवाई वर्चस्व बढ़ते प्रभुत्व के समान नहीं है। ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, लेकिन वो अब इसकी ट्रेजेक्टरी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, पगला गए, बौखला गए। आप सोचिए आशीष भाई, आप इस चैनल के मालिक हैं, यहां किसी साथी के साथ कोई बात हो जाए और आपका बहुत शानदार फोन जाए कि भाई साहब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, जैसे निकला जाए निकल लो, निकल लो। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, ठीक, इससे ये बेबसी क्या अमेरिका हो की सकती है? ये अमेरिका की लीडरशिप का ऐतिहासिक है आज का ट्वीट, ऐतिहासिक। और ये हम्म, किसने किया है? मार्को रूबियो ने। याद रखिएगा इस बात को, अमेरिकी भूलेंगे नहीं इस बात को, कि क्या उन्होंने इन लोगों के लिए वोट दिया था। हम्म, देश के अंदर अपने लोगों को कौन मार रही है? आइस मार रही है, इमिग्रेशन का। वो ट्रंप का खेल है। वो हम्म, पकड़ने जाते हैं विदेशियों को, मार देते हैं अपनों को। और हम्म, विदेशियों की हालत क्या है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हम्म, पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरफ तो क्या कह रहा है ट्रंप, कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, जैसा निकला निकला जाए निकल जाओ। ठीक, फिर दुनिया का दादा भी वही है। ये आपने अमेरिका की स्थिति कभी नहीं देखी होगी। एम्बेसी में कह रहे हैं भाग जाओ, वीजा बंद कर दिए गए। करोगे क्या भाई? हकीकत क्या है, ईरान के अंदर जो ये करने चले थे आशीष भाई, वो कंप्लीटली बैकफायर हो गए और इनके ऊपर आ गिरा है। इन भाइयों को ये था कि 2 घंटे का काम है, हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। इसीलिए हाँ, आपने देखा होगा 7 दिन तक इन्होंने लड़ाई भी पोस्टपोन की। हम्म, और उस दौरान हम्म, मोदी जी डंका बजा के आए इजराइल के अंदर, बाकायदा। वो तो हम्म, क्या बता रहे थे आपको, कौन सा कलर होता है जो भगवा, भगवा बता रहे थे, सेफरन। रुमाल 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 हाँ, अपना। हाँ, तो वो डंका बजा के आए थे। तो उस दौरान उन्होंने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की और उन्होंने खामनेई को और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका जो इंपैक्ट हुआ आशीष भाई, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। पूरे का पूरा ईरान एकजुट हो गया, पूरा ईरान। जो पहले झगड़े थे सब खत्म, राष्ट्रवाद तो कोई चीज है। और वो अमेरिका की पूरी पॉलिसीज को जानते हैं। उनको पता है ये साम्राज्यवादी ताकत है, ये तुम्हें लूट खाएंगे और तुम्हें इजराइल का गुलाम बना देंगे। ठीक, अब हालत ये होगी कि पूरा ईरान एकजुट है, तुम कितनी तबाही कर लो। जितना अटैक ईरान और अमेरिका ने, इजराइल और अमेरिका ने किया, सारे का सारा सिविलियन एरियाज के ऊपर है, सारे का सब। सारा। और क्या कह रहे हैं कि ईरान बौखला गया है, इजराइल के नागरिक इशारों पर हमला कर आप रहा है। मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा खाली। जब ये आप कहे ना, मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। दो तीन बातें जो आपने कही उसको हम प्रूफ कर देते हैं कि एक तो ईरान में जो थोड़ा बहुत था रोष विरोध, सब खत्म हो गया। अब ईरान एकदम यूनाइट ईरान हो गया। दूसरी बात, ये लगातार आज सुबह से इसको लगातार इस अफवाह को इस्टेब्लिश किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया और हमारे जैसे, हमारे यहाँ भी कुछ मीडिया है तो उनके जरिए, कि ईरान जो है सिविलियंस पर और नागरिक क्षेत्रों में, रिहायशी क्षेत्रों में अटैक कर रहा है। मैं कल कल हमने दिखाया था, कल के कार्यक्रम चेक कर लीजिए। कल ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल जारी हुआ था नोटिस और सोशल मीडिया पर, और वो था कि तेल अवीव में, जेरूसलम में जो भी नागरिक हैं, इजराइल के नागरिक, इजरायली नागरिक किसी भी सैन्य ठिकाने के आसपास न जाएं कृपया। उसने यहां तक क्या जरूरत है, इतने घनघोर उसमें पड़ा है, उसकी पूरी लीडरशिप साफ हो गई है दुश्मनी में, फिर भी उसने ये जारी किया अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट कि मतलब इजराइल के लोग, आम लोग जो हैं, शहरी हैं, वो सैन्य ठिकानों के आसपास और सरकारी इमारतों के आसपास न जाए। सीधा से कि हम उसको टारगेट करेंगे, आप उसके आसपास जाओगे तो टारगेट पे आ सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएई को लेकर के तो ज्यादा भारत में मोदी जी भी चिंतित हैं, यहाँ के लोग भी। मैं यूएई में अस्थायी रूप से रह रहे मेरे कुछ जानकार लोग हैं, आज सुबह उनसे इसीलिए बात हुई क्योंकि इसको लेकर के लगातार चल रहा था ना, यूएई में ये अपार्टमेंट पे गिर गया, फलाना जगह ड्रोन गिरा, बम गिरा। उन्होंने बताया कि यूएई में जो यहाँ के रिहायशी इलाके हैं, वहां पर एक पटाखा नहीं कोई गिर रहा है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका के जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, 2 बातें कहा मैंने इस प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ वहाँ से, कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आम लोगों को यूएई के प्रशासन ने कहा है कि आप खुले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, और स्कूल बंद कर दिए गए। लेकिन कहीं पर कोई एक पटाखा किसी रिहायशी इलाके में, किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में नहीं दगा है। कुछ को इंटरसेप्टर जो वो किए हैं, इंटरसेप्ट किए हैं, उसके कहीं टुकड़े-फुकड़े जैसे होता है ना, इन हवा में इंटरसेप्ट किए तो कहीं गिर गए होंगे तो बात अलग है। कहीं पे नहीं किया, कहीं भी नहीं जो नागरिक का। और दुनिया ने, अगर इस दुनिया की आँखें हैं, 2 आँखें दी हैं ईश्वर ने और उसको आप देख सकते हैं, तो आज 168 9 साल, 10 साल, 11 साल की अबोध बच्चियों को, और क्या कहते हैं दोनों, अमेरिका और इज़राइल,
कि हम आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, हम तेहरान में आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं और वो सिविलियंस को कर रहे हैं। इन जाहिलों से, इन दोगलों से कोई ये पूछेगा कि वो 10 साल 9 साल की बच्चियां जो थी 168 गर्ल्स स्कूल में, वो आतंकी थी क्या? इसका जवाब दुनिया के सामने क्या हैसियत है नेतन्याहू की या डोनाल्ड ट्रंप की कि इस दुनिया के सामने जवाब दे पाए? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, वो 168 168 और दुनिया में किसी कोने में युद्ध हो, स्कूल और अस्पताल, इन पर कभी नहीं टारगेट किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। स्कूल में पहले दिन अटैक किया और पहला दिन ही, तब तो ईरान का रिटेलिएशन भी नहीं था हेमंत भाई। ये क्या फर्जी की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड, ब्लैंक था। तब तो रिटेलिएशन भी नहीं था। आप दे फर्स्ट स्टार्टेड डे विद इट, दे स्टार्टेड विद दिस, यस, स्टार्ट किया, पछतावा नहीं। आपने स्टार्ट किया एक बच्चियों के, छोटे छोटे बच्चियों के स्कूल पर, गर्ल्स स्कूल पर, और आपने 168 बच्चियों को मार दिया। क्या बात करते हो आप? इसलिए इस दोगलेपन का, और रूबियो ये सब बौखलाए हुए हैं। रूबियो कह रहा है कि हम तो इजराइल के चक्कर में आ गए, क्योंकि इजराइल, हम हमला नहीं करते तो इजराइल तो करता हमला, इजराइल हमला करता तो ईरान हम पर हमला करता तो हम ज्यादा नुकसान में जाते। मतलब जो कहते हैं ना कि वो रबर से गुलेल बना रहा है, वो ऐसी स्थिति हो चुकी है इनकी। आपको मैं दो चीजें और दिखा दूं, जब ये है तो दो चीजें और दिखा दूं जरा। एक तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियन का जो है वो है, अच्छा चलिए पहले इसी को दिखा दीजिए, अब दिखा दिए तो इसी को दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, यही दिखा दीजिए, पहले जो ले आए वही दिखा दीजिए। चीन ने जो अभी लेटेस्ट, भैया फोटो दिखाओ, ट्वीट के बजाय फोटो दिखा दो या कोई एक ही दिखा दो। चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स the massive civilian casualties caused by US and Israel strikes against Iran। बिल्कुल साफ है। Protection of civilians in armed conflicts is a red line and must not be violated। कहीं कुछ कंफ्यूजन? बिल्कुल सीधा सपाट स्टेटमेंट ये होता है। स्टैंड इसको कहते हैं। स्टैंड, स्टैंड पर, लोहे के स्टैंड पर बैठ जाने से, कि वो जो है कूलर का स्टैंड है उसके स्टैंड पे बैठ गए और कहीं हमारा स्टैंड है, तो आपका स्टैंड नहीं होता, कूलर का स्टैंड होता है। स्टैंड इसको कहते हैं। बिल्कुल साफ साफ रेड लाइन, बिल्कुल साफ लिख दिया। अब आते हैं, इसकी चर्चा हो रही थी इसलिए हमने दिखा दिया, जो हमने बोला था तो हम उसको दिखा दिए। राष्ट्रपति का ट्वीट आया ईरान के, वो ट्वीट लाइए। ये ट्वीट मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा, हम गवर्नरों के सीधे संपर्क में हैं, हम गवर्नरों के सीधे संपर्क में हैं। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हैं, लेकिन देश रुका नहीं है। पूरे देश में चल रही गतिविधियां जारी हैं। प्रांतों को जरूरी अधिकार देकर फैसले तेजी से और स्थानीय हालात के हिसाब से लिए जा रहे हैं। प्रांतों को, यानी स्वायत्तता बढ़ाई गई, प्रांतों को जरूरी अधिकार देकर फैसले तेजी से और स्थानीय हालात के हिसाब से लिए जा रहे हैं। उसके नीचे जो सबसे आखिरी लाइन है, देश की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी चर्चा किया था हेमंत जी ने कि इसने एक कर दिया ईरान को, जो थोड़ा बहुत था। तो देश की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये भी बोल दिया उन्होंने। अब चलिए जरा आते हैं अगले पार्ट पर। वो पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण मैंने कहा था, वो लाइए जरा, भास्कर की हेडलाइन दिखाइए। ईरान से बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। मिडिल ईस्ट देशों पर हमला रोकना मकसद, सऊदी क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर से चर्चा कर चुके। बस यहीं पर रोक दीजिए, हटा दीजिए और कुछ नहीं दिखाइए। सऊदी और कतर दो जगह बात कर चुके। क्या ये मान लिया जाए कि इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ट्रंप से तो, पुतिन से तो ट्रंप मुलाकात दो बार कर चुके हैं, इज्जत बचाने के लिए ये पूरा कुनबा जो है वर्ल्ड लीडर और दुनिया में शांति और युद्ध दोनों थोपने वाले, कथित रूप से शांति भी थोपते हैं और युद्ध भी तो थोप रहे हैं, ये सब के सब जा करके क्या पुतिन के चरणों में गिर गए हैं? क्योंकि ईरान को अब ये झेल नहीं पा रहे हैं। ईरान तो तबाह हो, तो खुद कह रहा है कि हम तबाह हो गए हैं, हम तो बहुत मुश्किल दौर में है, लेकिन फिर भी ईरान को, तबाह ईरान को नहीं झेल पा रहे हैं। इसलिए क्या ये पुतिन के चरणों में गिर गए हैं कि अब मालिक तुम ही बचा लो, तुम यूक्रेन का जो मन करे करो, हमें बचाओ, मिडिल ईस्ट में आशीष, शांति लाओ, ईरान को तुम ही रोक पाओगे? आशीष भाई साधुवाद आपको जो आप इस लाइन को पकड़ पाए। हम्म, हकीकत क्या है कि ट्रंप के चेले
और नेतन्याहू के चेले, ट्रंप के डायरेक्ट चेले और नेतन्याहू के वाया वाशिंगटन डीसी चेले अब पुतिन की शरण के अंदर है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिएगा किसी भी तरीके का। उधर से ट्रंप के कुत्ते फेल है, उसकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं क्या करना। आपने 4 दिन से कहीं जेडी वांस को देखा है? उपराष्ट्रपति है वो, कहीं ढूंढा मिला आपको? कहीं वो गायब बिल्कुल सीन से। उसको पता है कि ये क्या कर दिया इस भाई। और आशीष भाई, आज एक बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं जो आपके भारत में प्रचलित है, हमारे जो हकीकत है इस पूरे युद्ध की, ये हकीकत में शब्द बड़ा जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं। ट्रंप कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट है एप्स्टीन फाइल्स में। हाँ, है, हाँ। He is a compromised president. I'm using a new word for Trump. First time. He is a compromised president. और उसका पूरे का पूरा रिमोट इस समय नेतन्याहू के पास है और ये पूरे अमेरिका को पता लग गया है। पूरे अमेरिका को पता लग गया है। आप यूएस का कोई ट्विटर हैंडल उठा करके देख लीजिए, कोई भी सीधे सीधे एक बात आ रही है। आपने जो एक बहुत बढ़िया बात कही उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कहा कि जो उसने अपने क्या नाम है, रूबियो ने क्या कहा? रूबियो कहता है कि ईरान हम पर हमला नहीं करने वाला था। हकीकत क्या थी कि इजराइल उन पे हमला करेगा ये हमें पता था, और जैसे ही इजराइल हमला करता ईरान हमारे बेसिस पे हमला करता। तो तुम इजराइल को रोक लेते भाई साहब। इजराइल तुम्हारी बिगड़ेल औलाद है ना, किसी और की तो है नहीं। बिना अमेरिका के इजराइल क्या है? 20 मिनट में बंदर बना देगा, 20 मिनट में ईरान। जिस तरह की उनके पास मिसाइलें हैं, ईरान को, अपने इजराइल को नक्शे पे नहीं ढूंढ पाओगे आप। ईरान की क्या तुलना है उस तरीके से देखेंगे अगर तो। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां हैं, अब पूरे अमेरिका में एक बात पूरे लोगों ने मान ली है, और आपको जानकर हैरानी होगी आशीष भाई, आज का सर्वे लेटेस्ट देखिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स का, इन सब का 60% अमरीकी, 60% ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ है, याद रखिएगा। और आज से 7 महीने बाद 75% करीब 75। वो मॉर्निंग का था, अभी हो सकता है कोई लेटेस्ट रिवाइज अपडेट आया हो। मॉर्निंग में मैंने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें 60% था। हो सकता है अब रिवाइज आ गया हो फिगर। अभी जो परिस्थिति है कि अमेरिका के अंदर ये बात स्टेब्लिश होगी कि ट्रंप कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट है, और उसको सारे का सारा ऑपरेशन कौन कर रहा है? नेतन्याहू कर रहा है। तो उसी परिस्थिति में जो सोशल मीडिया को तो आपको पता है सारे ट्रैक करते हैं, खासतौर पे ये इस तरह के जो आइटम है, जो सनकी करेक्टर। तो अब आपने आज एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ट्रंप अभी थोड़ी देर पहले, घंटे भर पहले के विजुअल्स आपने देखे होंगे। आपने ट्रंप का चेहरा देखा? उसके कंधे लटके हुए हैं, जिसको कहते हैं शोल्डर्स हैव फॉलन। पूरी अकड़ खत्म होगी भाई की, पूरा घमंड खत्म हो गया। जो कुछ है वो अस्त व्यस्त है, तनावपूर्ण है, असहज है, और वो चेहरे पे दिख रहा है। चेहरे पे दिख रहा है। आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से आशीष भाई, उनको ये लगता था कि ईरान, ये देखिए भाई की हालत देखिए इसकी, इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। शोल्डर देखिए इसके। यू विल नेवर फाइंड दिस मैन इन सच ए पोजीशन। इनको ये उम्मीद थी कि जैसे ही लीडरशिप को खत्म करेंगे पहले कुछ घंटों में, ईरान पीछे हट जाएगा और ये जीत का दावा करके विक्ट्री परेड निकालेंगे। और हुआ उसके जस्ट उल्टा, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ा जुआ खेला, गलत आकलन किया, और परिणाम आपके सामने। जितना ये संभाल सकते थे, कहीं ज्यादा बोझ अपने ऊपर ले लिया। आप देखिए ना, कमाल देखिए, लड़ाई शुरू की इजराइल ने, इजराइल चला गया लेबनान उनको मिटाने के लिए, और यहां अमेरिका को फंसा दिया। तो ये क्या है बेसिकली, जो अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि एक जोकर को चुनिए और सर्कस ही देखेंगे। फिर जब चुनेंगे जोकर, तो सर्कस ही देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? वही अमेरिका के आम आदमी के साथ आज हो रहा है। वो मागा वागा जितने थे ना, उन सबको पता लग गया कि ये क्या आइटम है ये। और अब ये मान के चलिएगा कि ईरान की जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, आपने कहा पुतिन, आप क्या सोचते हो? ट्रंप और पुतिन लगातार टच में है हर एक मामले को लेकर के, हर एक मामले को लेकर। आप ये बताइए कि अगर अमेरिका यूक्रेन की सच में मदद कर रहा होता, तो क्या मदद नहीं करता? वो उनको तमाम डिफेंस सिस्टम और वो सारा जो मांग रहे थे नहीं देता? नहीं दिया ना, यूक्रेन को कुछ नहीं दिया। केवल उनके मिनरल लूटने थे, वो लूट लिए, डील करा ली गन पॉइंट के ऊपर। आपने भी देखी व्हाइट हाउस में, एक बार जलील करके बेचारे को भगा दिया, दूसरी बार गन पॉइंट पे उसे दस्तक करा दी। ठीक। उसके बावजूद भी अगर पुतिन लगातार हमले कर रहा है, तो आपको क्या लगता है अमेरिका की बिना पूछ के कर रहा है क्या? वो सारे के सारे लोग लगातार ये टच में है। और चूंकि ईरान इनकी बातों में नहीं आ रहा, इसलिए पुतिन को इन्वोक किया गया है कि भाई इनको बख्श दो। किन को बख्श दो? सऊदी अरब को बख्श दो, यूएई को बख्श दो, कतर को बख्श दो, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, इनसे सबको काम। तो आज की सबसे बड़ी खबर ही ये है
कि ट्रंप के सारे चेले पुतिन की शरण में हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज की तारीख में इस लड़ाई की। और अब कंप्लीट करिए, तब मैं सुनाता हूँ। उसका उसका फॉल आउट देखिए क्या है कि पुतिन तो बात कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि पुतिन भी अपने लेवल पे फैसला नहीं करेंगे, वो भी पहले चाइना की तरफ देखेंगे, चाइना नॉर्थ कोरिया की तरफ देखेगा। एक दूसरा एक्सिस भी तो है। देखिए, एक तरफ तो डंकापति आप वाले हैं, उनके साथ कौन है? नेतन्याहू। ये नेतन्याहू नहीं बताया कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा गुरु कौन है? अमेरिका। एक एक्सिस वो है। दूसरा एक्सिस भी तो है जिसकी कोई ध्यान नहीं कर रहा। पुतिन है, शी जिनपिंग है, और वो नॉर्थ कोरिया वाला भी तो है। ये भी तो एक खास तरह की पॉलिटिक्स करेंगे ना, ये इस पूरे खेल से अलूफ थोड़ी। जिस तरीके से लड़ाई शुरू होने से पहले आशीष भाई, चाइना से कितने बड़े बड़े मिलिट्री के कार्गो प्लेन्स आए हैं, आपको क्या लगता है? वो शादी का सामान लेके आए थे? वो सारा सामान यही है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट के पसीने छुटे हुए। ये ध्यान रखने की बात है। तो कुल मिलाकर के अब इस गेम के अंदर शुरू ट्रंप ने किया था, और मुझे लगता है इसको खत्म जो है, पुतिन और शी जिनपिंग की जो जोड़ी है, ये जो इधर वाला एक्सिस है, ये ईरान को बना सकते हैं। लेकिन ईरान झुकेगा नहीं किसी कीमत पर, ये मान के चलिए। मैं कुछ बड़े अपडेट सब आपको दिखा दूं। सबसे पहले एक विजुअल है जो ईरान पर अटैक, तेहरान पर अटैक हुआ है, उसका विजुअल लाइएगा। तेहरान पर अटैक का विजुअल देख करके गलत विजुअल न चले। तेहरान पर अटैक का विजुअल है जिसमें बताया जा रहा है कि ये तेहरान का वो बिल्डिंग है तेहरान की जिसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वहां पर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण वो है विंग, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको जो है उसको उड़ा दिया है। ये विजुअल रेडी हो तो जरा चला दीजिए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट वाले, ये देखिए, ये विजुअल है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। ये पूरा का पूरा पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है इजराइल ने हमला करके। और ये यही पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही नया सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी इसी के पास है। तो ये नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए यहाँ पर बैठकें भी करती होगी, क्योंकि ये है कि ये बिल्डिंग वही इस्तेमाल करती थी। इस हमले को ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कंफर्म किया है, क्योंकि मैं कहा ना, ईरान में कोई ढका छिपा नहीं है। लेकिन इस अपडेट से बड़ी अपडेट है, जरा तेल अवीव के दो विजुअल हैं, एक के बाद एक तेल अवीव के दोनों विजुअल दिखा दीजिए। तेल अवीव देखिए, तेल अवीव की तस्वीर देखते ही भाई आप यकीन करेंगे, देखिए, दोबारा दिखाइए, इसको रिपीट करिए। ये तेल अवीव है। ये जो आप देख रहे हैं लाइन से लग रहा है कि अलग अलग रॉकेट जाता है, पीछे धुआं छोड़ के जाता है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये क्या है? मैं यह भी साफ कर दूं, क्लस्टर बम गिराया है। क्लस्टर बम जो होता है, ये हवा में ही एक बम वो 30-30 पार्ट हो जाते हैं उसके, और वो बहुत दूर में, वो 5-5 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के, एक 2 किलोमीटर का रेडियस तो बुरी तरह से वो प्रभावित करता है। अगर 1 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लिया तो बुरी तरह 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में बड़ी तबाही। क्लस्टर बम का इस्तेमाल है ये क्लस्टर बम गिरे हैं, और सोचिए आप, जितना ऊपर से दिख रहे इतने धुएं धुएं, ये एक ही बम होता है, वो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, और क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अगला तेल अवीव का, ये तेल अवीव के विजुअल्स में जो सबसे मतलब अभी सबसे ताजा वो है, वहां तो आपने बिल्डिंग देख लिया, यहाँ देखिए, वहां एक बिल्डिंग देखा या अब इजराइल में, ये देखिए, ये तेल अवीव। हेमंत भाई, आपको क्या लग रहा है? देख के तेल अवीव लग रहा है? ये तेल अवीव है। ये ये जो है नहीं, ये तबाह अवीव है, तबाह अवीव। ये बहुत बुरी, ये बहुत तबाह अवीव है। भयंकर स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है और तेल अवीव की। हाँ हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। आशीष भाई, एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल वो है, हालांकि ये अमेरिका और इजराइल तो किसी की सुनते नहीं, जो यहाँ पर यूज किया गया है वो क्लस्टर बम नहीं है, वो क्लस्टर मिसाइल्स है। एक मेन कैरियर होता है, और उससे 18 से 24 के बीच में मिसाइलें अलग अलग डायरेक्शंस पकड़ लेती हैं। एक मेन मिसाइल है जो कैरियर है, और बाकी सब मिसाइल है। तो जैसे ही आप मेन मिसाइल को एयर डिफेंस से वो करते हो, इंटरसेप्ट करते हो, वो बाकी की मिसाइलें सारी की सारी अलग अलग एरियाज में जाके वो करते हैं। क्लस्टर बम के ऊपर फिलहाल के लिए
बैन है वैसे दुनिया के अंदर, लेकिन अमेरिका ने वो भी यूज किया है बहुत बार। नहीं नहीं, आपको पता क्लस्टर है अमेरिका ने यूज हाँ, किया था, अमेरिका ने हाँ, यूज कारपेट किया था। बॉम्बिंग करते मैंने कारपेट मैं बॉम्बिंग करते हैं वो। ईरान की कई साइट्स पे गया तो उन्होंने बताया कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो जा जी कर करके। रहे हैं। हाँ, और गिराते हैं तो कई तो क्लस्टर मिसाइल भी हो सकती है, क्लस्टर बम भी। जी ये दो जी तस्वीरें मैंने देखा वो। जी। इजराइल और अमेरिका को आज चिंता इस बात की हुई कि इनके पास क्लस्टर मिसाइल आई कहां से, अभी तक ये हाँ, सुनी नहीं गई थी। आज वो इस बात से अब अप्रब है कि मिसाइलों का अटैक तो उससे इंटरसेप्टर से रोक लोगे, लेकिन ये क्लस्टर मिसाइलों का क्या करोगे? आप एक को ही तो डिफेंड करोगे, वो बाकी हाँ, कहां जाएंगे? तो उनके होश और आज इस बात से फाकता है कि क्लस्टर मिसाइल कहां से है इनके पास। उतना नहीं है। अभी अभी अ, खैबर सेकन देखा था, खुर्रम शहर देख लिया, थोड़ा कुछ जो है। खुर्रम शहर और खैबर सेकन करीब करीब सेम ही है, शायद केवल अपग्रेडेशन का उसमें फर्क है। अब बहुत जो नई लेटेस्ट जानकारी आपको बता दे रहा हूं, फतेह 2 तैनात हो गई है। फतेह 2 आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। अब तक ये मिसाइल, खैबर सेकंड देख ली, खुर्रम शहर देख ली, अभी तक फतेह 2 नहीं देखी है। फतेह 2 की तैनाती हो गई है। जरा एक और अभी है अपडेट, तो जरूरी है सब दिखाना। जरा चीन के का रिएक्शन आ गया है, वीडियो, वो जरा चला दीजिए। 3月2日，国际原子能机构总干事德罗西表示，国际原子 नीचे 能 आप 机构没有看到伊朗有系统性的核武器制造计划，别国可能有自己的政治考量，中方对此有何评价？如何看待伊朗核问题的前景？美国再次在谈判进程中对伊朗发动袭击，违反国际法和国际关系基本准则，导致中东地区局势骤然升级。中方对此高度关切。中方一贯主张通过对话谈判和平解决伊朗核问题，尊重伊朗和平利用核能的合法权利。注意到伊朗多次重申无意发展核武器，近期同美国开展了认真严肃的谈判。伊朗核问题最终还是要回到政治外交解决轨道。我们呼吁立即停止军事行动，尽快重返对话谈判，维护国际核不扩散体系，维护中东和世界的和平。 इसमें मैं भी समझ तो नहीं पाऊंगा, वो हो सकता है मोदी जी समझे, चाइना काफी आए गए हैं तो। लेकिन इसमें जो नीचे था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने क्या कहा कि इतने पूरे युद्ध का जो कॉज बता रखा है चीन और इजराइल और अमेरिका ने, कि हम वहां पर परमाणु कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। और चीन के इस स्टेटमेंट को आप फिर से देखिएगा नीचे, हम लोग इसको फिर लाएंगे, अभी तो ताजा आया तो तुरंत मैंने दिखा दिया। इसमें उसने कहा है कि न्यूक्लियर मतलब शांतिपूर्ण, पीसफुल जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम किसी भी देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो चीन इसका मतलब ये सारा कि वो पीस चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, सब है, लेकिन साथ में इस बात को दोहरा दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के वो साथ हैं। ये कहीं ना कहीं एक समर्थन दिखाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ईरान ने कोई विध्वंस किया नहीं आज तक, वो पीसफुल कर रहा है। उस बात को, ईरान के उस बात को कि हम परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण अपने शांत मकसद से कर रहे हैं, उसको चाइना ने एंडोर्स कर दिया। ये हमेशा से ही करते हैं भाई आशीष भाई। चाइना और रशिया हमेशा से हाँ। उनके इस कार्यक्रम के साथ है। और आप याद रखिएगा, जब जून के अंदर अटैक किया था श्रीमान ट्रंप ने G7 से रातों रात वापस आकर के, उस समय तमाम साइट्स के ऊपर रशियन इंजीनियर्स वर वर्किंग देयर, और कई दर्जन रशियन वो थे। और मिसाइल टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया भी चाइना की मदद करता है। इसलिए मैंने कहा ये एक्सिस अलग है, रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये अलग एक्सिस है। उसमें जो है एक दूसरे की मदद करते ही हैं वो। और आज की तारीख में जो ट्रंप ने जो सबसे बड़ा जो नैतिक हाल ट्रंप की होगी ना आशीष भाई इसके अंदर, वो क्या होगी वो देखिए आप, कि पूरे अमेरिका के अंदर उसका फेस लॉस हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस होगी। किस बात के ऊपर? कि ये मोसाद के हाथों में खेल रहा है। इसके सारे के सारे लूप होल्स नेतन्याहू के पास है, नेतन्याहू को मोसाद ने दिए, और मोसाद के पास इसका रिमोट कंट्रोल है। ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट। ये जो परिस्थिति है, इसने उसका कंप्लीट फेस लॉस कर दिया है। ऊपर से उसकी नीतियां देखिए क्या है, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सबके ऊपर टैरिफ ठोक रहा है भाई। ब्रिटेन उनका ट्रेडिशनल पार्टनर था, आज स्टारमर की ऐसी कर दी बयान दे करके।
हम्म, तो आप वो किसी को नहीं बख्शना है। वो अल्टीमेटली अमेरिका की जो दादागिरी थी, आप लिख के रखिएगा, अगर ये 28 तक राष्ट्रपति पूरा रहा तो अमेरिका की दादागिरी को तो निपटा देगा ये, आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। क्यों? क्योंकि जब तक ये रहेगा, देखिए कंप्रोमाइज राष्ट्राध्यक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वीक पॉइंट सामने वाले के पास है, वो जैसे चाहेगा उसको कठपुतली की तरह नचाएगा। तो आप सोचिए ना कि जब ये सारी योजना बढ़ रही थी हमले की ईरान पे, तो पेंटागन ने क्या कहा राष्ट्रपति को कि अकेले रिजीम चेंज से आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा ईरान में। ईरान को आप न्यूक तो आप नहीं कर सकते, उससे नीचे वो मानेगा नहीं, ये उन्होंने समझाया था उसको। उसके बावजूद भी आप देखिए ना, रिमोट किसके पास था? रिमोट मोसाद के पास था, रिमोट नेतन्याहू के पास था। तो वो जो कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट है, वो आज अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है। अभी तो 8 बॉडी बैग्स गए हैं, 8 शव गए हैं सैनिकों के, घायल पड़े हैं बहुत सारे, भाग रहे हैं वो छोड़ छोड़ करके। ये परिस्थितियां क्या कहती है? अमेरिका जो सुपर पावर है, आज उसकी हालत क्या होगी? और सारी चीज छोड़ दीजिए, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज आपने दिखाई दी, उसके बाद बचता क्या है? तो ऐसे मामले में ट्रबल्ड वाटर्स के अंदर तो भाई साहब चाइना और ईरान क्यों नहीं फिशिंग करेंगे, और रशिया क्यों नहीं फिशिंग करेगा? करेगा। उनको पता है कि ट्रंप का गलत नंबर डायल हो गया, और सबसे बड़ा काम उनका क्या था कि अमेरिका को वीक दिखाना, वीक साबित करना, और अमेरिका वीक साबित हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसमें जो हार है सबसे बड़ी, अगर कोई नैतिक है, देखिए ईरान ये लड़ाई नहीं जीत सकता आशीष भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, बहुत सारे दर्शक बेचारे हमसे कहते हैं कि आप ये नहीं, हम ईरान के नैतिक तौर पर साथ हैं, क्योंकि वो भारत का लगातार मददगार रहा है। किसी जो ये राइट विंग वाले घूम रहे कुपड़, इनको नहीं पता, जो 2014 की आजादी वाले हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका को नैतिक तौर पर पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, नंबर एक। और इजराइल की जितनी फॉल्ट लाइन्स है वो सारी एक्सपोज कर दी। मैंने आपको लास्ट ईयर जून में भी कहा था, जब अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे ईरान के, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि नेतन्याहू के पसीने छूटे हुए थे, अगर ये लड़ाई 3 दिन और चल गई तो इजराइल का क्या होगा। इसलिए ट्रंप G7 छोड़ के भागा था, याद रखिएगा इस बात को। और एप्स्टीन फाइल तब भी थी, तो ये सारा ये जो लड़ाई है पूरी, इसको आप केवल एप्स्टीन की डेथ के बाद एप्स्टीन युद्ध का नाम दे सकते हैं, जहां तक अमेरिका और इजराइल का सवाल है। एक लाइन में समझ लीजिए कि जो वो एग्जॉटिक आइलैंड है ना, वहां पर जिस कंडीशन में ट्रंप वगैरह होते थे, उसी कंडीशन में ईरान ने दुनिया के सामने कर दिया है। प्रिसाइजली दुनिया बिल्कुल सेम कंडीशन में कर दिया दुनिया के सामने। अब बस दुनिया को आंख खोल के देखना होगा, अंधभक्तों टाइप नहीं, आंख खोल के देखना होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।